Assalamualaikum everyone. I hope that you all are fine, safe and indoors. Before watching this video, I request you all that please subscribe to this channel and turn on your notifications by clicking on that bell icon beside subscription button so you never miss any update from this channel. Thank you. टॉपिक नंबर 8.5 हमने स्टार्ट किया हुआ है और जो कि है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसमें हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी और इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी और इसकी डेरिवेशंस पढ़ी, यानी लेटेंट हीट किस तरह से बनती है, इसका फार्मूला क्या होता है और इसका यूनिट क्या होगा। ठीक है, ये सारा हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया था। लास्ट में हमने लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, एक्चुअली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो चीज़ होती है जो किसी चीज़ को मेल्ट करने के लिए जो हीट चाहिए होती है, जो हिडन हीट होती है, वो कितनी होनी चाहिए, यानी एटलीस्ट कितनी इसको कितना हीटअप करेंगे आइस को कि वो टोटली वाटर में चेंज होगी। वो थी 3.36 × 10⁵ जॉल पर किलोग्राम। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये किलोग्राम कैसे है, मतलब यहाँ पे पर किलोग्राम कैसे होगा, क्योंकि वो यूनिट इस तरह से जब हम लोग चेंज करते हैं तो ये हमारे पास जॉल पर किलोग्राम आ जाता है। ठीक है, तो अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लोग करके देखेंगे। जैसे हम लोगों ने लास्ट वाले टॉपिक में, टॉपिक नंबर 8.4 में चेंज ऑफ स्टेट था, जो उसमें एक ग्राफ पढ़ा था, ग्राफ के थ्रू देखा था कि किस तरह से आइस जो है वो टेम्परेचर चेंज करती है, कितने टाइमिंग में, और फिर किस तरह से वो वाटर में चेंज होती है और वाटर जो है किस तरह से बॉयल होना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो हमने एक ग्राफ देखा था, ग्राफ में उसको ड्रॉ किया था टेम्परेचर्स को एक एक्टिविटी के थ्रू। इसी तरह से इसमें एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हम करेंगे, एक एक्टिविटी ही है। इसमें हम लोगों ने एक्चुअली फाइंड क्या करना है, हमने ये चीज़ देखनी है कि जो हमें उन्होंने बताया 3.36 × 10⁵ जॉल पर किलोग्राम जो हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ किसकी, आइस की दी गई है, वाकई में ये हमारे पास आती है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोगों ने छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। आपकी फ़िज़िक्स बुक पेज नंबर 178 पे ही है ये एक्सपेरिमेंट। स्टार्ट करते हैं। टेक अ बीकर एंड प्लेस इट ओवर अ स्टैंड, यानी कि एक बीकर लेना है और आप लोगों ने उसको एक स्टैंड के ऊपर रखना है। जैसे इसी पेज पे अगर आप लोग देखें, लेफ़्ट टॉप कॉर्नर में आप लोगों को एक ये फिगर गिवन है, फिगर नंबर 8.10। आइस को यहाँ पे हीट किया जा रहा है और फिगर का नेम है हीटिंग आइस। तो इस तरह से ये जो फिगर दी गई यहाँ पे यही दिखाया गया है जो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने परफॉर्म करना है, और लास्ट वाली एक्टिविटी में भी हमने यही चीज़ देखी थी। तो यहाँ पे एक लेबॉरेटरीज़ में जो स्टैंड यूज़ होता है, जिसके नीचे बर्नर रखा जाता है और फिर उसके ऊपर बीकर होता है जिसके अंदर वाटर या आइस या कोई भी केमिकल उन्होंने हीटअप करना होता है। तो इस स्टैंड को क्या कहा जाता है, एक्चुअली ये हमारे पास स्टैंड जो होता है ये 3 लेग्स वाला होता है। ठीक है, 3 टांगों वाला होता है, ताकि ये इजीली इसके ऊपर किसी भी चीज़ को बैलेंस करके रखा जा सके, गिरने का खतरा नहीं होता। तो इस स्टैंड को कहा जाता है ट्राइपॉड स्टैंड। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है 3 और ये फिर 3 टांगे होती हैं, इस वजह से इसको ट्राइपॉड स्टैंड कहा जाता है। तो एक ट्राइपॉड स्टैंड है जिसके ऊपर हम लोगों ने बीकर प्लेस करना है। Put small pieces of ice in the beaker and suspend a thermometer in the beaker to measure the temperature, यानी कि इस बीकर के अंदर आपने कुछ पीसेस डालने हैं आइस के, और फिर इसके अंदर एक थर्मोमीटर भी आप लोगों ने रख देना है, जिस तरह से यहाँ पे उन्होंने दिखाया गया है, यहाँ पे फिगर में भी दिखाया गया है कि आइस के कुछ आइस क्यूब्स इसमें डाली हैं, यानी आइस के पीसेस डाले हैं, और फिर थर्मोमीटर को इस तरह से उन्होंने प्लेस कर दिया उस आइस में। प्लेस क्यों किया, ताकि हमें साथ साथ उसका टेम्परेचर पता चलता जाए, जैसे जैसे वो मतलब मेल्ट होगी आइस हीटअप करने से, तो साथ हमें उसका टेम्परेचर हम लोग मेजर कर सकें। ठीक है, प्लेस अ बर्नर अंडर द बीकर, यानी बीकर के नीचे एक बर्नर भी रखें और उसको जलाएं भी। द आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग, इस तरह से आइस जो है वो पिघलना शुरू हो जाती है। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर कंटेनिंग आइस एंड वाटर विल नॉट इंक्रीज अबव 0°C अंटिल ऑल द आइस मेल्ट्स। इसका ये मतलब है कि जो आइस और वाटर का मिक्सचर हमारे पास आता है, चेंज ऑफ स्टेट में भी हमने पढ़ा है कि कुछ टाइम तक जब 0°C पे जो मिक्सचर आता है हमारे पास आइस और वाटर का, वो जो पूरी तरह से वाटर में मेल्ट होकर चेंज नहीं हो जाती है आइस, उसका 0°C ही टेम्परेचर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही बताया गया कि जब तक कि वो पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती आइस, तब तक उसका क्या टेम्परेचर आता है, 0°C। नॉट द टाइम which the ice takes to melt completely into water at 0°C, जब तक कि आइस जो है वो वाटर में चेंज होती है पूरी तरह से और 0°C तक उसका टेम्परेचर रहता है। जितने टाइम तक, यानी वो मिक्सचर हमारे पास 0°C तक रहता है, आपने वो टाइम नोट कर लेना है। ठीक है, यानी जैसे ही हमारे पास आइस का टेम्परेचर 0°C हुआ है और फिर 0° से जैसे ही बढ़ने लगा है, तो उस टाइम पीरियड को आपने नोट कर लेना है कि कितने टाइम तक ये जो मिक्सचर था हमारे पास या आइस थी, ये कितनी देर तक इसका 0°C टेम्परेचर रहा है। Continue heating the water at 0°C in the beaker,
यानी कि जो अब 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास वाटर का मिक्सचर आ गया ना, आपने कॉन्टीन्यूसली इसको छोड़ना नहीं है, हीटअप करना, हीटअप करते जाना है। इट्स टेम्परेचर विल बिगिन टू इंक्रीज, आहिस्ता आहिस्ता इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। नोट द टाइम विच द वाटर इन द बीकर टेक्स टू रीच इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट 100 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस। अब वो अगेन क्या यहाँ पे फिर टेम्परेचर की और टाइमिंग की बात कर रहे हैं, यानी पहले उन्होंने कहा आपने वो टाइम नोट करना है जितनी देर तक हमारे पास आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, यानी कि वो पूरी तरह से वाटर में चेंज नहीं हो जाती। और सेकेंडली उन्होंने टाइम तब नोट करने के लिए कहा है कि 0 से जब इंक्रीज़ करना शुरू करता है, ठीक है, यानी वाटर जो है उसको हम लोग अब आइस से वाटर में चेंज हो चुका है हमारे पास जो मिक्सचर है, और वाटर को जब तक बॉइलिंग पॉइंट उसका नहीं आ जाता, वाटर की बॉइलिंग स्टार्ट नहीं हो जाती, तब तक हीटअप करना है। और आप लोगों ने फिर वो टाइम पीरियड जो है उसको नोट करना है कि कितना टाइम लगा वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक रीच करने में, ठीक है। यानी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस जब हुआ है तो उसने कितना टाइम लिया, कितनी देर तक हमें उसको हीटअप करना पड़ा। ड्रॉ अ टेम्परेचर टाइम ग्राफ सच एज शोन इन फिगर। नेक्स्ट पेज पे मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमें किस तरह से फिगर में उन्होंने शो करवाया हुआ है कि आप लोगों ने इस तरह से ग्राफ बनाना है और उसमें फिर उसका टाइम पीरियड जो है उसको नोट करना है। कैलकुलेट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस फ्रॉम डाटा एज फॉलोज, यानी इस तरह से आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसकी, आइस की, वो नोट करनी है और इस तरह से आप लोगों ने डाटा जो है इसको ड्राइव करना है जैसे कि फॉलोइंग इक्वेशंस में गिवन है। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन आती है मास ऑफ आइस जो कि इक्वल होगा m के। हम लोग m लेंगे यहाँ पे क्योंकि हमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्वांटिटी उसकी गिवन नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग उसको m ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, तो जैसे कि अब नेक्स्ट पेज पे आ चुकी हूँ मैं और आप लोग देख सकते हैं कि पेज नंबर 175 पे नेक्स्ट किस तरह से इसको ड्राइव करना है हमने, किस तरह से इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फाइंड करनी है आइस की। तो पहले हम लोगों ने लिख लिया था मास ऑफ आइस कितना था हमारे पास, m के इक्वल लिखा था हमने, ठीक है। वो हमने खुद सपोज करने के ये m के इक्वल है क्योंकि उसकी स्पेसिफिक जो क्वान्टिटी है वो हमें यहाँ पर नहीं गिवन, हमने जस्ट अभी उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो फाइंड करनी है। नेक्स्ट अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमें ग्राफ गिवन है, ये ग्राफ सेम वैसा ही है जैसे चेंज ऑफ स्टेट में हमने पढ़ा था, यानी कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमें टाइम गिवन था जो कि हमने मिनट्स में नोट करना है और टेम्परेचर जो है वो सेंटीग्रेड में यानी सेल्सियस स्केल में हमने टेम्परेचर को नोट करना है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम है तो टाइम को नोट करेंगे और टेम्परेचर को इस तरफ से। पहले जब हम लोगों ने आइस क्यूब निकाली थी फ्रीज़र में से, लेट्स भी हमने फ्रीज़र से निकाली और उसका टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस है, और फिर उसको जब हमने हीटअप करना स्टार्ट किया तो 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस प्रोसेस में वो दोबारा से मैं आप लोगों को बता दूं कि वो वाटर में चेंज आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, यानी ग्रेजुअली हो रही है, पूरी तरह से अभी यहाँ पे हमारे पास वाटर में चेंज नहीं हुई। तो यहाँ पे हमारे पास आइस और वाटर का मिक्सचर है, यहाँ पे वो हीट जो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर रही है आइस जो है, और आइस की कूलिंग की वजह से अभी वाटर जो है उसका यानी दोनों चीज़ों का जो मिक्सचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही हमारे पास होगा, ठीक है, जब तक कि वाटर पूरी तरह से आइस में चेंज नहीं हो जाती। तो इस तरह से इतना जो है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 डिग्री सेल्सियस तक ही रहा है, यानी हमारे पास आइस और वाटर का मिक्सचर है यहाँ पे, ठीक है। तो जब पूरी तरह से आइस मेल्ट हो गई है, हमने एक तो वो टेम्परेचर नोट करना है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से जो स्टार्ट हो रहा है, ये डॉटेड लाइन में आप लोग को शो करवाया गया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ, देखें यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन में आप लोगों को दिखाया गया, यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस जो उसका टेम्परेचर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे वो ख़त्म हो गया, यानी यहाँ पे पूरी तरह से आइस जो है वाटर में चेंज हो गई है। अब यहाँ से यहाँ तक जो टेम्परेचर है, एक हमने वो चीज़ नोट करनी है कि कितनी देर तक हमारे पास जो वाटर है या आइस है उसका मिक्सचर 0 डिग्री सेल्सियस तक कितने टाइम तक रहा है, कितने मिनट्स तक रहा है। और दूसरा टेम्परेचर जो हमने नोट करना है, यानी एक तो ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट जो हमने टेम्परेचर नोट करना है वो है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक रीच करने तक जितना उसको टाइम रिक्वायर होगा, ठीक है, ये वाला एक हमने टाइम नोट करना है। तो अब पहला वाला जो हमने टाइम नोट करना है इस तरह से लिखेंगे इसको, टाइम टेकन बाय आइस टू मेल्ट कम्प्लीटली एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी वो टाइम जितना आइस को रिक्वायर था 0 डिग्री सेल्सियस तक मतलब जितनी देर तक वो 0 डिग्री सेल्सियस तक ही रही, पूरी तरह से मेल्ट हो गई, तब तक का टाइम कितना टाइम उसने लिया पूरी तरह वाटर में चेंज होने तक, ठीक है। तो उसको हम लोग डिनोट कर लेते हैं या रिप्रेजेंट कर लेते हैं TF से, यानी F यहाँ पे है फ्यूजन के लिए और टाइम के लिए T, यानी TF, यानी जब फ्यूजन हो रही थी आइस में, यानी आइस जब मेल्ट हो रही थी वाटर में चेंज हो रही थी, उसके लिए उसने कितना टाइम लिया, तो वो है T2 - T1। ये T1 और T2 यहाँ से आए हैं। T1 लिख लेंगे जब 0 डिग्री स्टार्ट हुआ है, और जब 0 डिग्री तक रहेगा वो टेम्परेचर उस टाइम को T2 कहेंगे, और फिर जब 0 डिग्री से वो 100 तक पहुँचता है तो उसको T3 कहेंगे, ठीक है। तो पहले TF फाइंड करने के लिए, यानी जितनी देर तक वो 0 डिग्री सेल्सियस पे रहा है, TF फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, T2 - T1,
ठीक है, T2 माइनस T1, और फिर उसमें कितना टाइम उसने लिया 3.6 मिनट्स। यहाँ पे जितनी रीडिंग्स दी गई है ना, आप लोगों को अगर ये प्रैक्टिकल आता है या फिर एक्सपेरिमेंट का ही क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसमें यही सेम रीडिंग्स लिखेंगे। तो अगर ख़ुद से अगर आप लोग लिखते हैं तो हो सकता है कि आप लोगों को जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो चेंज हो जाए आइस की, तो आप लोग सेम रीडिंग्स ही लिखिएगा। नेक्स्ट अब हम लोगों ने वो टाइम नोट करना है जो कि 0 से 100 तक जाने में वाटर ने लिया। वाटर को इतना हीटअप करना पड़ा कि उसका बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट हो गया। 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टाइम टेकन बाय वाटर टू हीट फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। उसको टी नोट से आप लोगों ने डिनोट करना है। ये जो छोटा सा यहाँ पे सर्कल बना हुआ है O या 0, जो भी शेप आप लोग इसको कहें, इसको नोड पढ़ते हैं, ठीक है, NODE नोड पढ़ते हैं इसको। टी नोड किसके इक्वल लिखेंगे, T3 माइनस T2, यानी T3 जो 100 डिग्री सेल्सियस पे था और फिर T2 यानी कि जहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाना है वो स्टार्ट हुआ था, यानी इसमें टिल्ड आया था। ये टिल्ड इसको कहते हैं, यानी थोड़ा सा जब बेंड होना कर्व स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल स्टेबल था, बिल्कुल सीधा था। तो जब उसने ऊपर की तरफ जाना शुरू किया तो वो उसमें एक टिल्ट आ गया, यानी उसमें चेंजिंग आ गई। तो वो वाला टाइम जो हम नोट करेंगे T3 माइनस T2 किसके इक्वल है यहाँ पे 4.6 मिनट्स, यानी उसने 4.6 मिनट्स लिए हैं बॉइलिंग पॉइंट तक जाने तक, ठीक है, इतना, यानी हमने उसको 4.6 मिनट्स तक उसको हीटअप करना पड़ा है वाटर को। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर C। हम लोग पढ़ चुके हैं स्पेसिफिक हीट का फार्मूला जो है उसको C के इक्वल होता है, और उसका फार्मूला भी आगे हम लोग लिखेंगे, लेकिन पहले हम लोग वाटर की लिख लेते हैं क्योंकि आइस जो है वाटर में चेंज हो चुकी है, तो स्पेसिफिक हीट अब उसकी लेंगे हम लोग, ठीक है। तो वो है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आ गई, जिसको C से डिनोट किया जाता है। अब नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर, यानी इंक्रीज़ हमें वाटर के टेम्परेचर में जब इंक्रीज़ आया है तो उस टाइम पे उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के बाद कितना था, यानी वाटर पहले आइस जो है पूरी तरह से वाटर में चेंज हुई है, उस टाइम पे उसका 0 डिग्री सेल्सियस था। अब वो दोबारा से उसको हीटअप कंटिन्यूसली हम लोग जितनी देर तक उसको करते रहे हैं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है डेल्टा टी। ये सारी चीज़ें हमें किस लिए चाहिए, एक्चुअली हमें चाहिए, हम लोगों ने फाइंड करनी है वो हीट जो हमें रिक्वायर्ड थी, जो हमने वाटर को दी है 0 से 100 डिग्री तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो एम यहाँ पे हमें डेल्टा क्यू आप लोगों को पता है किसके इक्वल होता है, M इंटू C इंटू डेल्टा टी। ये स्पेसिफिक हीट में हम लोगों ने जब C की इक्वेशन फाइंड की थी, ड्राइव की थी, तो ये भी हमारे पास इक्वेशन आई थी, यानी क्वांटिटी ऑफ हीट जो है इक्वल आया था मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे इसलिए हमें C रिक्वायर्ड है और डेल्टा टी और M रिक्वायर्ड है। तो C की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाती है, जो कि हमें पता है, हमने टेबल से याद की हुई है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस जिसमें दिए गए थे वो वाले टेबल से। और देन हमें रिक्वायर है चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब चेंज ऑफ टेम्परेचर हमें वो रिक्वायर है जहाँ पे 0 डिग्री से 100 तक पहुँचा था वाटर का टेम्परेचर, तो चेंज आया था उसमें। तो चेंज हमने किस तरह से फाइंड किया, यानी T3 और T2 को अगर हम लोग जो टेम्परेचर है, जैसे हमारे पास T3 पे जो टेम्परेचर था 100 था और T2 पे हमारे पास था 0 डिग्री सेल्सियस, तो इनको आपस में माइनस करते हैं तो हमारे पास चेंज आ जाता है ना, यानी 100 में से 0 डिग्री सेल्सियस माइनस किया तो 100 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। तो अब इसको हमने केल्विन में चेंज करना है, क्योंकि टेम्परेचर हमारे पास हमेशा केल्विन में होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस को 100 केल्विन के इक्वल आ जाता है, ये तो केल्विन में चेंज कर देना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेनी है कि हीट रिक्वायर्ड बाय वाटर फ्रॉम, यानी जितनी हमें हीट रिक्वायर्ड थी उसकी इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देनी है। M की जगह पे आप लोग M ही रहने देंगे, क्योंकि हमें मैस जो है उसकी स्पेसिफिक क्वांटिटी अभी यहाँ पे नहीं पता, तो M को आप लोगों ने छोड़ देना है। और C की जगह पे 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन लिखना है, और फिर मल्टीप्लाई कर देना है उसको चेंज इन टेम्परेचर जो हमारे पास आया था, जो कि 100 केल्विन है, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिए और फिर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया, यानी कि अगर हम लोग पॉइंट को लास्ट से इधर मूव करते हैं जितनी प्लेसेस उतनी 10⁻⁴ में ऐड हो जाएंगी, यानी अगर लास्ट पे पॉइंट है तो 1 2 3 4 5 4.2 आ जाएगा, 0 उसको स्किप कर दिया, और 5 टाइम्स हमने उसको प्लेस चेंज किया है पॉइंट की, तो क्या आ जाएगा इंटू 10⁻⁵। तो इस तरह से इसको लिख दिया M, वैसे ही आप लोग देख सकते हैं साथ साथ आ रहा है। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या लिखा यहाँ पे, हीट डेल्टा क्यू है जो कि हमारे पास इज़ सप्लाई टू वाटर इन टाइम T नोट, यानी T नोट पे टाइम पे जो रिक्वायर्ड थी हमें टू रेज इट्स टेम्परेचर फॉर्म, यानी अब वो बता रहे हैं कि यहाँ हमारे पास जो हीट आ चुकी है वो हीट आई है जो हमें, वही वाली बात बार बार, जो 0 से 100 डिग्री सेल्सियस, यानी इस टाइम पीरियड में जो हीट हमने वाटर की दी है वो हीट हमारे पास आई है, ये वाली, ठीक है। हैंस द रेट ऑफ अब्जॉर्बिंग हीट बाय वाटर इन द बीकर इज़ गिवन बाय, अब हमने वो हीट बतानी है कि जो वाटर ने अब्जॉर्ब की है। यहाँ पे लिखेंगे आप लोग रेट ऑफ अब्जॉर्बिंग हीट,
यानी वो हीट जो वाटर ने अब्जॉर्ब की है बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए डेल्टा क्यू बाय टी नोड से इसको डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जितना टाइम पीरियड लगा है, जितना टाइम उसने लिया है, जितना टाइम हमें रिक्वायर हुआ है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने तक, उससे इसको डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें आप लोग देख सकते हैं कि क्या लिखा है उन्होंने, हीट एब्जॉर्ब्ड इन टाइम TF, ठीक है। यानी अब हमने इसमें वो हीट भी ऐड करनी है जो TF पे उसने ली थी, यानी जहाँ पे आइस से वाटर में चेंज होने के लिए उसको जितनी हीट रिक्वायर्ड थी। अब यानी हमें पहले हम लोगों ने उससे डिवाइड कर दिया बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचने तक जो थी, और 0 डिग्री सेल्सियस तक जितनी हीट उसको चाहिए थी उससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो हमारे पास अब वो हीट आ जाएगी जो टोटली वाटर ने अब्जॉर्ब की अपने अंदर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचने तक, ठीक है। वो टोटल हीट आ जाएगी। पहले तो थी आइस से वाटर में चेंज होने तक जो हीट चाहिए थी वो वाली, और फिर उसको बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए जितनी चाहिए थी वो टोटल हीट हमें चाहिए। तो पहले उसको डिवाइड करना है, फिर देखेंगे कितनी हीट आती है, और फिर मल्टीप्लाई कर देना TF से। टाइम्स जो है हमें यहाँ पे जो गिवन है TF बाई टी नोड, इसको इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं, और सेपरेटली मल्टीप्लाई कर देंगे इसको डेल्टा क्यू के साथ। अब डेल्टा QF जो हमारे पास आ रहा है, डेल्टा QF वो हीट है जो फ्यूजन के लिए हमारी यूज़ हुई है, ठीक है। QF इसलिए यहाँ पे लिखा है, डेल्टा QF को इक्वल लिखती है M इंटू HF के। अब जो हम लोगों ने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में पढ़ा था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमारे पास क्वांटिटी हो और अगर हमारे पास हीट हो और क्वांटिटी फाइंड करनी हो, तो हम मैथ्स को साइड पे लेके जाके क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हम लोगों ने ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी है, ठीक है। डेल्टा QF इज इक्वल टू M इंटू HF, तो M इंटू HF यहीं पे रहने दिया, और फिर डेल्टा QF की जगह पे हम लोग वो पूरे की पूरी इक्वेशन, यानी ये जो हमारे पास QF इसके इक्वल आया था, तो इसमें वो वाली वैल्यूज़ हमने पुट कर देनी है जो हमारे पास आई थी, ठीक है। आप लोग चाहें तो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली भी TF की भी हमारे पास वैल्यू है, T नोट की भी है, और हमारे पास डेल्टा Q की भी वैल्यू है, तो वो इसमें पुट कर दिए, जो कि पूरा का पूरा किसके इक्वल था, डेल्टा QF के, ठीक है। तो इस पूरे की जगह पे हमने वो पुट किया है, लेकिन M जो हमें गिवन नहीं था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर हमने सिंपल साथ साथ M लिखते जा रहे थे, ठीक है। M को हम लोगों ने चेंज नहीं किया था, तो M को वैसे ही यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे जो इक्वल की साइड पे जो M है, जो कि इस इक्वेशन से हमारे पास आया था, और ये वाला M जो इस इक्वेशन से आया है, इनको आपस में कैंसिल कर देंगे तो HF हमारे पास इसके इक्वल आ जाता है, ठीक है। जो टाइम है उसको आप लोग पहले लिखते हैं या बाद में लिखते हैं, बस मैथ्स को आप लोगों ने यहाँ पे एक दूसरे से कैंसिल करना है, ठीक है। और हमारे पास जो HF आ जाती है वो कुछ इस तरह से आ जाती है। पहले आप लोगों ने इसको डिवाइड कर लेना, डिवीजन के बाद इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमारे पास 3.29 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम आते हैं। तो हमें क्वेश्चन में गिवन थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितनी गिवन थी, 3.36 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली उतनी आ गई है हमारे पास। अब क्वेश्चन में हमें गिवन थी 3.36, इतनी होती है एक्चुअल, उसकी इतनी ही होती है, लेकिन हमने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उससे हमारे पास 3.29 आई है, मतलब तकरीबन उतनी ही आई है। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि जैसे जैसे आप लोग टाइम की रीडिंग्स चेंज करते हैं, तो उसी तरह से आप लोगों के पास हीट में भी चेंजिंग आती है। तो इसीलिए अगर आप लोग ये वाला एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सेम रीडिंग्स लिखिए, 3.6 और 4.6 यही मिनट्स आप लोग लिखिएगा, ठीक है, T नोट और TF के लिए, ताकि आप लोगों की अप्रॉक्सीमेटली उसके इक्वल आ जाए। एग्जैक्ट इक्वल अगर आपकी नहीं भी आती तो ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली उसके इक्वल आ जाए। तो अगर आप लोगों का ये स्टार्टिंग से क्वेश्चन पॉइंट से पहले वाला जो डिजिट होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, तो आपका ये ठीक माना जाता है। मतलब ये इस वजह से रीडिंग्स टाइम चेंज होने से हो सकता है आपकी जो आपने हीट दी है वो बर्नर में थोड़ा सा हो, कि किसी बर्नर में की ज़्यादा हीट की वजह से हो, या किसी की कम की वजह से ये जो है टाइम ज़्यादा कम लग सकता है। तो इस वजह से जो पॉइंट से पहले वाला वो आपका सेम आना चाहिए। तो इससे हमें एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला है कि लेटेंट हीट ऑफ आइस हमने फाइंड किया है। इसी तरह से अगर किसी भी मटेरियल की फाइंड करनी हो तो इस तरह से फाइंड की जाती है, या आपने पूरा प्रोसीजर जो है इसको परफॉर्म करना है। ये जो सारी क्वेश्चंस हमारे पास आई हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे पहली बात होती है ये ग्राफ को समझना। अगर आप लोग ये ग्राफ का कंसेप्ट अपने माइंड में रखते हैं, तो अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट आता है तो वो स्टोरी जैसे आपके माइंड में एक इमेज बना होता है कि आपने कैसे पहले उसको हीटअप करना स्टार्ट किया, उसका स्टार्टिंग में क्या टेम्परेचर था, कितनी देर तक, कितने टाइम पीरियड तक वो 0 डिग्री सेल्सियस तक रहा, और कितने टाइम पीरियड तक उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है कितने टाइम के बाद उसका स्टार्ट हुआ। ये सारी बातें अगर आप लोग माइंड में रखते हैं, एक इमेज बना लेते हैं छोटा सा, तो फिर आपको ये लिखना बिल्कुल ईजी हो जाता है। बिल्कुल मतलब साथ साथ आप लोगों के माइंड में वो चीज़ें चलती रहती हैं कि पहले हमने ये फाइंड करना है, ये फाइंड करेंगे तो ये करेंगे। यानी जैसे कि यहाँ पर हमने लेटेंट स्पेसिफिक हीट फाइंड की थी, क्योंकि हमने उसको इसमें पुट करना था। तो इसमें पुट करने के लिए मेन चीज़ हमें ये चाहिए थी, HF चाहिए था, यानी कि हीट के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फाइंड करनी थी।
तो HF को फाइंड करने के लिए हमें QF चाहिए था और QF को फाइंड करने के लिए डेल्टा Q चाहिए था और टाइम जो दोनों थे वो चाहिए थे। तो इनको फाइंड करने के लिए पहले ऊपर वाला प्रोसीजर किया हमने, फिर इसी तरह से फिर उसको स्टेप बाय स्टेप करते गए। तो इस तरह से प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करने से आपको ये याद हो सकता है और ये ग्राफ को माइंड में बिठाने से आपको ये याद हो सकता है सारा। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। बहुत मेहनत से मैंने ये रिकॉर्ड किया है और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। I should fuck her in the Benz.